था कि पराग ठक्कर जी से एक बातचीत शुरू करेंगे। पराग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। थैंक यू। हम एक और अर्निंग सीजन में इस फेस्टिवल सीजन के साथ उतरने की तैयारी कर रहे थे पराग जी, लेकिन दो इश्यूज और आए। एक तो ट्रेड डील में कोई अगर आप देखें ब्रेक थ्रू ना होना, ऊपर से फार्मा, इसको भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ ने, टैरिफ्स ने स्ट्राइक किया और आज तो हम थोड़ा बहुत ईएमएस सेगमेंट पे भी इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। उनकी जो टिप्पणियां हैं वो रोज़ बरोज़ एक सेक्टर को अपने ग्रिप में लेती है। अभी पराग जी आप बाज़ार को देख कैसे रहे हैं? हम इस वक्त इस फेज़ में वर्स्ट प्राइस परफॉर्मेंस है हमारी ग्लोबल इक्विटी मार्केट की तुलना में या फिर दूसरे एसेट क्लास से कंपेयर करिए। अभी ये अंडर परफॉर्मेंस कब तक और कायम रह सकती है आपके मुताबिक? देखिए, आपने एकदम सही किया फरमाया कि बेसिकली एफआईआईज की जो बाइंग है, जैसे ही ट्रम्प साहब ने बोला कि मोदी जी इज माय गुड फ्रेंड, तो एक बॉडी रैली अपने हमें को देखने को मिली। उसके बाद जैसे ये H1B वीज़ा और ये फार्मा पे टैरिफ की बात आई, एफआईआई की वापस बिकवाली शुरू हो गई और मार्केट वापस गिर गया। तो मेरे हिसाब से ये एक हालांकि 50% टैरिफ बहुत ज़्यादा है और वो टैरिफ के कम करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। बट ये मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया का जो करंट मैक्रो एनवायरनमेंट है, फिस्कल डेफिसिट देख लो, करंट अकाउंट डेफिसिट देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, कॉर्पोरेट डेट टू जीडीपी देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की इंटेंट है कि कुछ भी हो, इंडिया का ग्रोथ इंजन ठंडा नहीं होना चाहिए। जिसकी जो जीएसटी कट, जो इतना बोल्ड डिसीजन था, वो आया, और प्लस वो बोल रहे हैं कि फिस्कल बोरोइंग भी ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे और केपेक्स भी होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये, मैं ये सब बोलना चाहूंगा कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड डील नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी। तो एवरी डिप शुड बी बॉट, एंड स्ट्रक्चरल स्टॉक्स, जैसे कि आज हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पीएसयूज के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए या ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए, कि गवर्नमेंट को खुद को चाहिए कि मार्केट कैप बढ़े, राइट, और इन सब कंपनीज में बहुत सारी वैल्यूज है, प्लस ऑयल प्राइस नीचे है। तो ये एक सेक्टर है ओएमसीज का। एनटीपीसी हमने देखा, पीएसयू बैंक जैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा कि रिजल्ट की हम बात करें तो पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। इसमें मार्जिन की गिरावट एसबीआई पीएनबी जैसी कंपनियों में काफी कम देखने को मिलेगी। ग्रोथ भी ठीक ठाक रहेगा, और Q3 Q4 में तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि इंडिया में ग्रोथ रिवाइव होगा, बिकॉज जीएसटी की वजह से कंजम्पशन, जीएसटी कट की वजह से कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन के साथ क्रेडिट कार्ड स्पेंड बढ़ेगा। तो ये सारी बैंक्स को भी बहुत फायदा होगा। अभी तक हमने स्टॉक प्राइस वाइज ये बेनिफिट सिर्फ ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में देखा हुआ है। मेरा ये मानना है कि अभी नाउ इट शुड मूव टू फाइनेंशियल्स। तो नियर टर्म के हिसाब से मैं देखूं तो पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे लग रहे हैं, ओएमसीज काफी अच्छे लग रहे हैं, और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट फ्रेंचाइज और कासा एक्रेशन। आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में भी मार्जिन की गिरावट काफी कम होगी, जो मार्केट जो भी मान के चल रहा है उससे काफी कम होगी, और सेकेंड हाफ में काफी अच्छी रिकवरी होगी। और ये दोनों स्टॉक, खास करके आईसीआईसीआई बैंक में बोलना चाहूंगा कि 4.27% निम बनाने के बावजूद उसमें मार्जिन की गिरावट काफी कम है, और मेरे हिसाब से 2.3% आरओए बनाने वाली बैंक 2 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रही है। मेरे हिसाब से काफी अच्छा मौका है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लेना है तो। और बिल्कुल। एक बात बताना चाहूंगा कि अनसर्टनिटी है, इसीलिए ये प्राइस है। तो एफआईआई की सेलिंग है, इसीलिए ये प्राइस है। तो लार्ज कैप्स में काफी वैल्यू है, जैसे कि मैंने बोला, पीएसयू पॉकेट्स और बिल्कुल। सिलेक्टेड बैंक्स। सवाल भी मेरा पराग जी आपसे इसी पर था। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपके पोर्टफोलियो स्कैन कर रही थी मैं, ज़्यादातर वेटेज आपका बैंकिंग स्पेस को लेकर ही है, और उसमें भी पर्टिकुलरली देखूँ तो आप पीएसयू बैंक्स को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में शुमार। और जिस तरीके से पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम है भी पराग जी, आगे चलकर क्या लग रहा है? हालांकि आपने थोड़ा जिक्र किया, लेकिन फिर भी डिटेल में जानना चाहूंगी आपसे, आने वाले क्वार्टर्स कैसे रह सकते हैं पीएसयू बैंक्स के लिए, और अब यहाँ से और एक्सपोजर बढ़ाने का सोच रहे हैं क्या आप? देखिए, जो प्राइस पे हमने खरीदा है उससे, उस प्राइस से ऊपर चल रहे स्टॉक्स, हम जनरली मोमेंटम को चेज नहीं करते हैं। तो आज आज जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स जिसमें निफ्टी रिबैलेंसिंग की वजह से भी सेलिंग है, तो आज हमारा ध्यान उन स्टॉक्स पे है जहां सेलिंग है। लेकिन अदरवाइज मेरा ये मानना है कि पीएसयू बैंक ये क्वार्टर में, खास करके एसबीआई पीएनबी के रिजल्ट्स जो है
उसमें ग्रोथ और मार्जिन का रेजिलियंस काफी अच्छा रहेगा। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में तो पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस इसमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग भी होती रहेगी। गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है कि पीएसयू बैंक्स हो चाहे ओएमसीज हो, उसमें वैल्यू क्रिएशन हो और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू बढ़ती रहे। तो ये पीएसयू में मेरा ये है, और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में मेरा ये मानना है कि ये क्वार्टर में मार्जिन विल बॉटम आउट, ग्रोथ विल ऑल्सो बॉटम आउट। तो ये स्टॉक्स तो बढ़िया खरीदने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। खास करके आज ये जो निफ्टी रीबैलेंसिंग के चक्कर में जो सेलिंग है, उसको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यूज करना चाहिए इकट्ठा करने के लिए। इट्स अ वेरी गुड एक्यूमुलेट एट दिस प्राइस। ओके जी हाँ जी हाँ, और वो थी कि थोड़ा सा रीबैलेंसिंग इम्पैक्ट नज़र आएगा आपको 24623। अभी जब तक श्रेया ने सवाल दागा पराग जी से, तब तक निफ्टी 24,681 से रिट्रेस होकर 24,623। तो ये आखिरी की आधे घंटे की टर्बुलेंस रहेगी। ठीक 3:04 से ये टर्बुलेंस शुरू हो गई है और ये फियर परसिस्ट करता है टू ब्रीच डेज लो। अच्छा पराग जी, मैं थोड़ा सा भी बैंक्स और एनबीएफसीज में रहना चाहूँगा। आपने बैंक्स की वकालत और बात बखूबी समझा दी। एनबीएफसीज में अगर आप आएँ, एचएफसीज में एक मूव है, वहाँ पीएनबी हाउसिंग में एक मूव है, देन वी हैव गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, फिर कंज्यूमर फाइनेंस कंपनियाँ, फिर एचएफसीज भी हैं। मतलब बहुत सारे खेमे हैं। अदर देन बैंक्स, अगर आपको एनबीएफसीज एक दो पिक करनी हो या फिर आप लोगों ने पिक भी की हो या मन बनाया हो, वो कौन सी एक दो एनबीएफसीज होंगे? आज के तारीख में हमारी जो सबसे बड़ी एनबीएफसी होल्डिंग है वो जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस में हमारा ये मानना है कि जो आज का मार्केट कैप है करीबन 2 लाख करोड़, उसमें से 1,20,000 करोड़ का तो उनका सिर्फ रिलायंस के शेयर्स के 6% रिलायंस में ओन करता है। रिलायंस का मार्केट कैप करीबन 19 लाख करोड़ है। तो 1,20,000 करोड़ का तो मार्केट कैप उससे ही जस्टिफाई हो जाता है। प्लस उन्होंने जो इंश्योरेंस और एएमसी बिजनेस के लिए जो जेवीज की है, उसमें से फ्यूचर में वैल्यू अनलॉकिंग होगी। प्लस जो लैंडिंग बिजनेस शुरू होगा, तो ये एक बहुत बड़ी और लंबे अवधि तक चलने वाली ग्रोथ जर्नी की शुरुआत है। तो इसमें काफी आई वुड से मल्टीबैगर बनने की चांसेस है। दूसरा एक हमारा एक एनबीएफसी होल्डिंग है, वो पीरामल एंटरप्राइज है, जो आज की तारीख में स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द मर्जर स्कीम। तो वो पीरामल फाइनेंस के शेयर के रूप में ट्रेड होगा। उस कंपनी में हमारा व्यू काफी ऑप्टिमिस्टिक है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड गिरने वाली है, कंपनी की क्रेडिट कॉस्ट कम होने वाली है, और सबसे बड़ा जो लीवर है ऑपरेटिंग लेवरेज, उनकी 517 ब्रांचेस है, और वो ऑपरेटिंग लेवरेज आने की वजह से 1.5% वाला आरओए 3 साल में 3% आरओए होगा, और वही 3 साल में बुक भी डबल हो जाएगी। तो आपका प्रॉफिट जो है वो 3 साल में 3 गुना होने के चांसेस है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक आज की तारीख में ट्रेड नहीं हो रहा है। तो ये दो एनबीएफसीज है जहाँ पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। ओके, क्योंकि रिलायंस और जियो फाइनेंशियल की बात हुई है तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। पराग जी, थोड़ी देर पहले चर्चा भी हो रही थी, वीरेंद्र जी ने ईएमएस स्पेस को लेकर चर्चा की। डिक्सन, केन्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे स्टॉक्स आज गिरे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फॉरेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन इन स्पेसेस ने अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दिया है इन्वेस्टर्स को। अब क्या लग रहा है यहाँ से, क्या वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेच्ड है? एक खबर भी आ गई जो थोड़ा नेगेटिव काम कर रही है। कैसा लगता है आपको ईएमएस स्पेस, साथ ही क्या ग्रोथ स्टोरी नज़र आ रही है आपको इस स्पेस में? देखिए, ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम कमेंटिंग ऑन दिस स्टॉक्स। मेरा शुरू से ये मानना है कि ये स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी साइज की कोई कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटी साइज इज वेरी बिग। लेकिन जो पी मल्टीपल थे वो काफ़ी हाई चल रहे थे। तो कोई भी ऐसा एक खराब रिजल्ट या ऐसा कोई एक खराब न्यूज़ इसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन ला सकता है। इसीलिए हम लोग ने ये स्टॉक्स को अवॉइड किया हुआ है। सो दैट इज माय व्यू कि स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी साइज, सेम इज द केस विद सीडीएमओ, राइट। अपॉर्चुनिटी साइज इतनी बड़ी है, लेकिन 70-80 के ऊपर के पी देना, दैट इज नॉट आवर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। अच्छा पराग जी, कि पोस्ट आई मीन मॉनसून जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में पिकअप होता है, अभी आप उसके मद्देनज़र या फिर मतलब मैं दोनों ही सेगमेंट को इनफैक्ट कवर करना चाहता हूँ इस अपने प्रश्न में। मैं कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन में सीमेंट को पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। इन दोनों सेगमेंट्स में आपका सबसे कंस्ट्रक्टिव व्यू किस पर है, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी कर पाएँ तो वही जरूर करिएगा। वैसे हमारे पोर्टफोलियो में हमने एलएनटी के थ्रू ही पूरी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन स्पेस को खेलना पसंद किया है।
बिकॉज L&T में एक तो बहुत क्लियर चीज़ है, जिस तरह से हैदराबाद मेट्रो का भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, जो 4% EPS बढ़ा देगा, तो वो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट से बाहर आ रहे हैं। उनका खुद का ऑर्डर बुक 6,11,000 करोड़ का है, तो बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है। मिडिल ईस्ट के काफ़ी ऑर्डर्स उनको आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से L&T। और दूसरा एक हमने एक छोटा कैपिटल गुड स्टॉक पिक किया है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये काफ़ी स्मॉल कैप कंपनी है, तो प्लीज़ जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इसमें इन्वेस्ट करें। प्लस इसमें थोड़ा सा टैरिफ रिस्क भी है। LG इक्विपमेंट करके एक कंपनी है जो कंप्रेशर्स बनाती है, और जो सारे ही कोई भी इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ऑटो हो, फार्मा हो, FMCG हो। तो वो एक अच्छी कंपनी है, बहुत ही क्लीन प्रमोटर है, डेट फ्री कंपनी है। सिर्फ उसमें एक है कि 25% उनकी US एक्सपोर्ट है, तो उस पर अभी 50% टैरिफ लगी हुई है, तो इसीलिए स्टॉक 650 वाला 475 के आसपास चल रहा है। तो ये मेरा मानना है कि जिस दिन ये टैरिफ का रिजोल्यूशन आएगा, ये स्टॉक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो ये मेरा ये मानना है कि कैपगुड स्पेस और इंफ्रा स्पेस को हम ये दो स्टॉक्स के जरिए से। सीमेंट एक ज़माने में हमारे पास बहुत बड़ी होल्डिंग थी, 17% होल्डिंग थी दिसंबर में, जब मुझे ये लग रहा था कि सीमेंट प्राइसेस एट द बॉटम थे। लेकिन आज की तारीख में सीमेंट प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अभी मुझे यहाँ पे कोई बड़ी नहीं लग रही है तेजी कि यहाँ से बड़ा हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्शन सीजन वापस शुरू होने के बाद सीमेंट प्राइसेस की डिसिप्लिन वापस आ जाए और सीमेंट प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो हम हमारा व्यू फिर से चेंज कर सकते हैं। बट आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि सीमेंट स्टॉक्स आर फुल्ली प्राइस्ड, और अभी कोई ऐसा बड़ा, बिकॉज मानसून भी है, तो इतनी कोई बड़ी डिमांड नहीं है ऑन द ग्राउंड। ओके, आपका व्यू सीमेंट स्पेस को लेकर। पराग जी, FMCG स्पेस पर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। HUL का जो बिजनेस अपडेट भी आया और मैनेजमेंट ने कहा कि Q3, Q4 आने वाले क्वार्टर्स इनफैक्ट थोड़े नरम रह सकते हैं। FMCG स्पेस में आपकी राय क्या है? अभी कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो स्पेस से, जहाँ पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया हो या फिर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हो? हमारे पास 3 स्टॉक्स है, इसमें HUL है, डाबर है और मैरिको है। और हमें ये तीनों स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। आज के प्राइस पे ये तीनों स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव है हमारे हिसाब से। हालांकि शॉर्ट टर्म कंसर्न्स है डेफिनेटली, डिमांड थोड़ी सी कम है। नॉर्थ में काफ़ी बारिश हो गई, तो अगस्त महीना थोड़ा खराब गया था। फिर ये इनपुट टैक्स रेट का चक्कर है, तो डिमांड थोड़ी सी कम है। बट मेरा ये मानना है कि ये जो प्राइसेस है HUL, डाबर और मैरिको के, वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और जैसे कि हिंदुस्तान लीवर ने बताया कि नवंबर से दे आर एक्सपेक्टिंग गुड रिकवरी, तो जैसे ही रिकवरी आएगी ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। हालांकि निफ्टी की कंपैरिजन में हम अभी भी अंडर वेट है इस सेक्टर में, लेकिन ये बहुत ही हाई क्वालिटी सेक्टर है। इसमें अगर एक उम्मीद की किरण भी आ गई, तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और एनीवे स्टॉक पोर्टफोलियो को एज अ डिफेंस तो प्रोवाइड करते ही है, दे आर वेरी डिफेंसिव इन नेचर। तो ये स्टॉक्स में मेरा पॉजिटिव है ये प्राइस को लेके। दिस प्राइस इज वेरी अट्रैक्टिव। नहीं, एक क्वेश्चन लेते। अच्छा पराग जी, एक स्पेस फार्मा जो कि रिसेंट US पॉलिसीज़ के चलते प्रभावित हुआ, ये प्लस विद इन फार्मा एंड हेल्थ केयर ने तो बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। अभी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं भी हॉस्पिटल स्टॉक्स में, डायग्नोस्टिक्स में, CDMO, कोई भी शाखा जो फार्मा और हेल्थ केयर में आपको इम्प्रेस कर रही है वैल्यूएशंस के लिहाज से, कुछ एंट्री पॉइंट जो दे रहे हो स्टॉक्स? तो मैं हमारे पोर्टफोलियो की बात करूंगा वापस कि हमारे पोर्टफोलियो में फार्मा स्टॉक्स जिसका वेट कम है, लेकिन फिर भी हमने गिने चुने फार्मा स्टॉक्स लिए हुए हैं जो मैक्सिमम जेनरिक अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। और जेनरिक पे अभी तक तो टैरिफ नहीं लगाई गई है। तो बेसिकली जैसे कि ग्रैन्यूल्स इंडिया है, टोरेंट फार्मा जो डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन का बिजनेस है, तो ऐसे सब स्टॉक्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें अभी तक तो कोई ऐसी टैरिफ की बात नहीं है। आगे जाके अगर हो सकते हैं तो अगर टैरिफ आती है तो देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो टैरिफ ऑन जेनरिक्स। और इसीलिए हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी कम वेट है, लेकिन हमने लिए हुए ग्रैन्यूल्स और टोरेंट फार्मा जैसे स्टॉक्स। ओके, टोरेंट फार्मा और पूरे फार्मा स्पेस को लेकर आपका ये राय। बहुत शुक्रिया पराग जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों की इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते